नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए हाईकोर्ट ग्रुप सी के क्वेश्चंस पेपर के साथ मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी उपस्थित हुआ हूं जॉब मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे। ग्रुप सी में क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जो होता है हाईकोर्ट का एक ठीक ठाक लेवल होता है जो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन पैटर्न पे पूछा जाता है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, बिना देर किए हुए क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? एक कार का मूल्य एक स्कूटर के मूल्य से 300% अधिक है। देखिए, कार का मूल्य, स्टेटमेंट ही पकड़ के देखिए, स्टेटमेंट से ही चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि कार का जो प्राइस है, कार की जो प्राइस है मेरे भाई, कार की जो प्राइस है वह किसकी प्राइस से, स्कूटर की प्राइस से 300% अधिक है। कार का जो मूल्य है स्कूटर के मूल्य से 300% क्या है, अधिक है। मतलब अगर स्कूटर की प्राइस 1 यूनिट होगी तो कार की प्राइस 4 यूनिट होगी, क्योंकि एक का 300% कितना होगा, 3 अधिक है, मतलब जुड़ जाएगा, 4:1 की रेशियो बनेगी। यदि कार के मूल्य में 15% की वृद्धि, अब देखिए प्रतिशत वृद्धि कमी देने लगा तो ज्यादा बेटर है कि आप इसे 4:1 से बेटर है इसे 400 लिख लीजिए और इसे 100 लिख लीजिए। यदि कार के मूल्य में 15% की वृद्धि और स्कूटर के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, अभी बताइए अगर हम कार के मूल्य में 15% की वृद्धि करेंगे तो अगर हमारे पास जो भी पैटर्न होगा, आगे भी पढ़ते हैं, तो 10 कार और 8 स्कूटर के मूल्य में कितने की वृद्धि होगी। अच्छा, कितने की वृद्धि होगी, कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये देखना है। तो ये बताइए, अगर हम 10 कार के मूल्य की बात करें तो 10 कार का मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास, 4000, और 8 स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा, 800। ये कार का मूल्य हो गया, स्कूटर का मूल्य हो गया, ठीक है। इसने बोला है कि 15% की वृद्धि, तो जो कार के मूल्य में वृद्धि हो रही है, 4000 का 15% निकाल लीजिए। 4000 का 15%, डबल जीरो चला जाएगा, 15 चौका 60, कितना बन जाएगा, 600। 4000 का अगर आप 15% निकालेंगे तो 4000 का 15% कितना होगा, आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, 600, ठीक है। स्कूटर के मूल्य की बात की गई है, 20% की वृद्धि, तो बेटा 800 का 20%, 800 का 20% मतलब कितना, 1/5, 1/5, 16 पचे 80, 160। जो टोटल वृद्धि होगी वह 700 कितनी हो गई, 60 रुपए की। तो टोटल कार के मूल्य में जो वृद्धि हो रही है वह 15% की बात करता है, यही कहता है। देखिए, कार के मूल्य में 15% की वृद्धि, तो 400 का 15% जो निकलेगा वो 600 होगा, 4000 का 15% 600 होगा, और 800 का 20% जो हो जाएगा वह 160 हो जाएगा। टोटल वृद्धि इतनी होगी। अब ये 760 जो है, 760 4800 का कितना परसेंट है, क्योंकि पहले आपसे बोला गया था कि भैया ये 4000 है, ये 800 है। सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करिए एप्लीकेशन से, डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, आसानी से आपने बना लिया। जो भी आप पैटर्न यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अभी 4 से काटना चाहते हैं, 4 से काटिए, 18 3 54, 18 चौका 72, है ना, 18 चौका 72 होता है, ये 18 हो जाएगा, 18 बार गया, यहां से कितना मिल गया, या 19 चौका 76 होता है, ये मैं 18 की बात कर रहा हूं, ये 19 बार गया, ये 4 से काटा, 12 3 36, 12 चौका 48 बन गया। अगर मैं 12 से डायरेक्ट भाग दे दूं ज्यादा बेटर होगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, ऊपर से कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, मिल जाएगा 70 हो जाएगा, 12 5 60, 12 5 60, 12 5 60, 15, 15 सही 10/, है ना, 12, सिंप्लीफिकेशन 5 कर दीजिए, 6 कर दीजिए, 15 सही 5/6। मैं ज्यादा आपके पास चीजें नहीं है, आप कैसे और कैलकुलेट कर लीजिए, चीजें आपकी बन जाएंगी, ठीक है। कैलकुलेशन पे डिपेंड है आपका कैलकुलेशन कैसे मैनेज होता है। मेन बात है ना कि 760 की वृद्धि हुई है, 4800 पे 760 रेशियो भी बना सकते हैं, 4800 है, 760 की वृद्धि हुई है, 1 0 से 1 0, अब यहीं से काटना स्टार्ट कर दीजिए, 4 से ये 120 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, तो भाई पैटर्न 19/120 इंटू 100 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन बनेगा, ठीक है। आइए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 10% कम मूल्य पर खरीदता, 4। अब यहां पे एक छोटी सी मेजर मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, पहले उस मिस्टेक को सुधार लीजिए, क्योंकि बिना उसको सुधारे आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पैटर्न वाइज क्वेश्चन है, चीजों को समझना होगा।
यहाँ पे दो दो छोटी छोटी मिस्टेक है, आइए उस मिस्टेक को समझते हैं। बोला है एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वो उसे 10% कम मूल्य पर खरीदता और ये 4 रुपये है, पहले तो इसको समझिए, 4 रुपये कम पर बेचता है तो उसे, यहाँ पे एक मिसिंग है, उसे यहाँ प्रतिशत सिंबल दिया है, उसे 11 सही 1/9% का, ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं, ज्यादा बेटर होगा। यहां पे जो पॉइंट होगा मेरे भाई वो होगा 11 सही 1/9% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट होगा कि उसे 11 से 1/9% का लाभ प्राप्त होता है, तो आपको टोटल लाभ कितना, मतलब वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा, इस प्रश्न का स्टेटमेंट है। तो देखिए व्यक्ति ने एक वस्तु को, ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति ने, अगर आपने बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को किया, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, बेटा ये सीपी ले लीजिए, ये एसपी ले लीजिए। अगर वस्तु की सीपी 100 यूनिट थी, शुरू में 100 यूनिट, तो आप इसे 110 यूनिट पे सेल करेंगे। कितने यूनिट पे सेल करेंगे, 110 यूनिट पे आपने इसे सेल कर दिया। पहले यदि आपने इसे 10% कम पे खरीदा तो 100 का 10% 90 हो जाएगा। 10% के कम पे खरीदा, 10% कम बोला, पहले आप 100 पे खरीदे थे और बेचे थे 110 पे, आपने इसे 10% कम पे खरीद दिया, 90 यूनिट पे खरीद लिया। और आपने अगर इसे 4 रुपये कम में बेचा, 4 रुपये कम में बेचा, तो आपको 11 से ही 1/9% का लाभ हो रहा है ना। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 90 यूनिट है, 90 यूनिट है, तो इसके 11 से 1/9% का लाभ हो रहा है। 11 से 1/9% मतलब ये होता है 1/9। 1/9 तो 90 का 1/9 10 हो जाएगा, तो 90 में 10 जुड़ेगा तो उस वस्तु को आप कितने यूनिट में बेचेंगे, 100 यूनिट में। 90 का अगर आपने 11 से 1/9 निकाला तो 10 यूनिट हुआ, आप उसे 10% के लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो 90 में 10 जुड़ गया। अगर 90 पे आप 11 से 1/9% बढ़ा के विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 यूनिट आएगा। पहले आप उस वस्तु को 110 रुपये पे बेचते थे, 110 यूनिट पे बेचते थे, रुपया मैंने बोल दिया। पहले उस वस्तु को 110 यूनिट पे बेचते थे, अब 100 यूनिट पे बेच रहे हैं, तो कितने की कमी हो रही है आप देख रहे हैं, 10 यूनिट की। मतलब आपने सीधे कहा कि 10 यूनिट बराबर 4 रुपये, तो मेरे भाई 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 गुना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 40 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस मेथड से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, इजी वे में चीजें टैकल कर सकते हैं। फिर समझिए 100 यूनिट की वस्तु थी, शुरू में 110 यूनिट पे बेचा, जब इसे 10% कम पे खरीदा, मतलब 90 पे खरीदा, और बेचा कितने पे, 11 से 1/9% के ज्यादा लाभ पे, तो 90 का 11 से 1/9 तो 1/9 10 होगा, आपने इसे 10 ज्यादा पे बेचा, 100 पे बेचा। 110 पे पहले बेचा था 100 पे अब बेचा जा रहा है, तो कितने रुपए कमी हो रही है, 4 रुपया, तो 10 यूनिट बराबर 4, तो 100 यूनिट बराबर कितना होगा, ये चीजें आपके निकल जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे सक्सेसिव का यूज करके। अगर आप सक्सेसिव का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाना चाहें तो भी ये क्वेश्चन बन सकता है, और कैसे बन सकता है मैं आपको सिखाने चल रहा हूं। देखिए पैटर्न इन्होंने जो क्वेश्चन का रखा हुआ है, पहले शुरू में आपको क्या हो रहा था, यहाँ का कोई आर्टिकल था, आपने इसे शुरू में 10% के प्रॉफिट पर बेचा था, 10% के प्रॉफिट पे बेचा था। अब आप इसे 10% कम पे खरीद रहे हैं, 10% कम पे खरीद रहे हैं, और 11 से ही 1/9% के लाभ पर बेच रहे हैं, लाभ पर बेच रहे हैं। तो देखिए 10% कम पे खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं कितने पे, इतने पे, तो सक्सेसिव लगाइए। तो 10% की कमी, 10% माइनस 10 प्लस 11 से ही 1/9, है ना, प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 11 से ही 1/9/100, क्योंकि फार्मूला क्या होता है बेटा, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होता है, यही तो पैटर्न होता है बेटा। तो आपको यहां समझना है। अच्छा एक काम बताइए, अगर आपने थोड़ा सा चीजों को समझ लिया तो और चीजें समझ में आएंगी। 11 में से मतलब ये बनेगा 1 सही 1/9, 1 सही 1/9 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई 100 से 10 को काटा 10 बन गया, 11 9 99 100, ये भी माइनस, ये प्लस है माइनस, ये बना जो पैटर्न आया, ये जो पैटर्न आया 100/9 बना, मतलब ये बना 100/9 इंटू 10, बेटा 10 से कटा तो ये 10/9 हो गया।
आपके पास जो पैटर्न आया 10/9 काट के देखिए भाई। अगर आपने पैटर्न जो भी यूज किया 11/9 और 1, तो भैया वो जो पैटर्न आएगा 100/9 कट के ये चीज आपके पास आ गई। ये बना आपके पास 10/9, 9 1 10/9, ये भी बना 10/9, ये भी बना कितना 10/9। तो क्या मिल गया, दोनों से देखा गया तो जो पैटर्न बदल के आ रहा है वह कितना आ रहा है 10/9, 10/9 मतलब 0, 10/9, 10/9 0। शुरू में आपको यहाँ कितने की वैल्यू हो रही थी 10% का प्रॉफिट हो रहा था। अब जब आपने इसे 10% कम में खरीदा और 11 से 1/9 में बेचा, तो 10 कम में खरीदना 11 से 1/9 में बेचने से आपको कितने परसेंट का डाटा मिल रहा है 0% का। तो 10% और 0% का जो डिफरेंस होगा 10% आएगा। तो 10% बराबर बेटा 4 रुपये, तो बेटा 100% बराबर कितना रुपये 40 रुपये। 100% बराबर कितने रुपये 40 रुपये। फिर मेरी बात को समझिए, जब आपने सक्सेसिव लगाया तो सक्सेसिव से आपको डाटा कितना मिल गया 0 0। शुरू में आपको 100 रुपये की वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहे थे। 10 की कमी और 11 से 1/9 की वृद्धि के बाद, 10 की कमी 11 से 1/9 की वृद्धि के बाद आपको कितना मिल रहा है 0। तो इस 10% की और 0% की डिफरेंस कितना होगी 10%। उसी 10 का मान 4 होगा तो 100 का मान कितना हो जाएगा 40 बन जाएगा ये प्रश्न। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसको समझिए, इस प्रश्न को समझिए। मानव ने 2 वस्तुएं इतने रुपए में खरीदी, उसने एक को 20% की हानि पर तथा दूसरी को 44% के लाभ पर बेचा। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। देखिए ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान था, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। SPR इक्वल, आपसे स्टेटमेंट क्या बनाया गया है, स्टेटमेंट बनाया गया व्हेन SPR इक्वल, जिस वस्तु को लाभ पर बेचा गया उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था SP। ये मानिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य P1 है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है P1 है, आपने उसे 20% की हानि पर बेचा। तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य P1 है, 20% की हानि पर बेचेंगे तो आप उसे कितने परसेंट पे बेचेंगे 80% पे। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आपने P1 लिया है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 20% की हानि मतलब 80%। अच्छा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए P2, क्रय मूल्य मान रहे हैं, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना बन गया P2, आपने उसे क्या किया 44% के लाभ पर बेचा है। 44% के लाभ पर बेचा मतलब आपने उसे कितने पे बेच दिया 144% पे। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बना, क्रय मूल्य का 80%, 20% की हानि थी। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बना P2 इंटू 44% का लाभ मतलब 144%। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, जैसे इन्होंने बोला है। पहली वस्तु के क्रय मूल्य को हमने P1 लिया है, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य को P2, इसे 20% की हानि पर बेचा, इसे 44% के लाभ पर बेचा। अब सिंप्लीफिकेशन होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा तो सिंप्लीफिकेशन हम पहाड़ा पढ़ते 16 × 80, 16 9 144, मतलब मुझे मिला P1:P2 इज इक्वल टू 9:5। मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य अगर 9 यूनिट होगा तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 5 यूनिट होगा, क्योंकि हम क्रय मूल्य के रेशो बना रहे हैं। अब पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो होगा कितना, क्योंकि आपने दोनों वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदा था, 1008 रुपए में खरीदा था। तो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, जिस वस्तु को लाभ पर बेचा गया, तो पहली वस्तु को तो आपने हानि पर बेचा है, दूसरी वस्तु को लाभ पर बेचा है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 1008 इंटू कितना बेटा 5 बटे कितना 9 और 5 का जोड़ कितना हो जाएगा 14। जब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि वो दूसरी वस्तु का ही विक्रय मूल्य पूछ रहा है, नहीं दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्योंकि जिस वस्तु को लाभ पर बेचेगा उसका क्रय मूल्य क्या हुआ आपसे पूछा है, मतलब आपसे दूसरी वस्तु का ही क्रय मूल्य वो पूछ रहा है, दूसरी वस्तु का ही क्रय मूल्य आपसे वो पूछ रहा है, जानना चाहता है। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य जो P2 होगा यही निकलेगा। चलिए काटिए, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 2 मिलेगा, 14 दूनी 28, 72 पाँचे 360, 72 पाँचे 360। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बन गया। तो पैटर्न वाइज चीजें आपने बना ली, कोई भी समस्या आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। बस SPR इक्वल का कॉन्सेप्ट है उसको आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
एक व्यक्ति अपने सामान को 15% लाभ पर बेचता है। हाल में सामान के क्रय मूल्य में 30% की कमी और विक्रय मूल्य में 29% की कमी हो जाती है। अब उसका लाभ प्रतिशत लगभग होगा। एक व्यक्ति अपने सामान को 15% के लाभ पर बेचता है। ये बताइए 15% के लाभ पर। अगर मैं सीपी और एसपी की बात करूं, सीपी और एसपी की बात करूं तो 100 रुपए के सामान को 115 रुपए में बेचने की बात होती है। प्रश्न कहा गया हाल में सामान के क्रय मूल्य में 30% की कमी। क्रय मूल्य, नया वाला क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 70, 30% की कमी 70, और विक्रय मूल्य में 29% की कमी। अब बेटा इसमें 29% की कमी की बात करना है। कितने परसेंट की कमी की बात करना है? 29% की कमी की बात करना है। अब या तो दो चीजें आप बना ले से, अगर एसपी की बात किया जाए, एसपी की बात किया जाए तो दो तरीकों से निकल सकता है। देखिए दो तरीकों से निकल सकता है। 115, 29% की कमी, अगर 30% की कमी होती है तो 70, 29% की कमी हो रही है तो आपके पास 70 ना करके इसको 71 कर लीजिए। 71/100। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब देखिए सीपी और एसपी की रेशियो बनाइए। सीपी और एसपी की रेशियो बनाइए। आइए, ये 70 है, ये जो हो जाएगा 115 इंटू 71/100। या तो कैलकुलेट करिए या डायरेक्ट बनाने का प्रयास करिए। अगर मैं इसे डायरेक्ट बनाता हूं तो इसे 5 से काटूंगा तो मुझे लगता है 5 से काटने पे 23 बन जाएगा, और इसे 5 से काटने पर 20 बनेगा। ये 20 का दोगुना 7 दूनी 14, 1400 बन गया। और ये 23 से अगर देखता हूं, 71 और 23 का जो गुणा मुझे मिलेगा, देखिए 3 का में 3 हो गया है ना, 3 का में 3, 7 का 21 और 2, 21 और 2 23 बन गया, 21 तो 23 बन गया, 2 मिला 14, 2 16 मिल जाएगा। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फायदा 233 का हो रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं 233, 233/1400 इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 14 का में 14, ऊपर से मुझे जो मिला 6, उधर 14 है ना तो 6 3 9 93, 93, 14 7 98, 14 5 70, 14 6 84, 16.84 हो गया। तो 16 वाला ऑप्शन देखिए है ना। आप सिंप्लीफिकेशन करके देखिए, 14 की बात हो रही है, ऊपर से मुझे जो मिला था 3 6 9 93 है ना, 10 लगा दिया, 6 बार 84, 84 93 मतलब 9 बन जाएगा 90, 14 7 98। हाँ भाई 16.8 ही होगा, 16.8। ठीक है, या इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो 115, ये देखिए समझिए 115 का कॉन्सेप्ट है, कितने के कॉन्सेप्ट है भाई, सीपी 100 थी और 115 थी, ये बेटा 70 पे आ जाएगा, और ये 29% की कमी कह रहा है। तो हम अगर 115 का 29% निकाल दे, 29/100, फिर कैलकुलेशन तो बनेगा ही भाई, बिना कैलकुलेशन के चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर इसको लेंगे तो ये 23 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा। तो जितना आएगा उतना घटा दीजिए, घटा के वैल्यू आए फिर वृद्धि और कमी देखिए तो वो चीजें आपको मिलेगी। वैसे ही कर लीजिए, ज्यादा बेटर की बात नहीं है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन में दिक्कत है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आपके पास, इसको थोड़ा सा आपको लॉजिकली देखना पड़ेगा। दो दो ऑप्शन सेम दे दिया है। देखिए इतना और इतना का सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड का मतलब होता है HCF है ना। यहाँ कॉमन फैक्टर की बात होती है। काम करिए 23 19 और 19 19 को जोड़िए तो 19 19 कितना होता है बेटा 38 होता है। और 2300 की बात किया जाए तो 2300 में अगर मेरे भाई 2000 जुड़ता तो 43, ये 42 38 हो जाएगा। 42 38, 9 9 8 हुआ, 1 1 2 1 3 हुआ, 9 3 12 12 हुआ, 2 1 3 1 4 हुआ। अच्छा भाई इनको जोड़िए 23 23 46 हो जाएगा, 23 23 46 हो जाएगा, और ये भी मुझे लग रहा है कि 42 हो जाएगा। 9 3 12, ठीक है। अब बताइए 42 38 और 42 46,
तो इसका जो पैटर्न हम लोगों को जो सामने मिल रहा है, इसमें जो कॉमन हो सकता है वो दो ही हो सकता है। दोनों का कॉमन अगर सेक्टर देखा जाए तो दो ही हो सकता है। जैसे इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ये जो बनेगा 2119 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 2123 हो जाएगा। ये जो पैटर्न है, तो जो भाई देखिए यहां पे 2119 9 10, ये मेरे भाई 9 से नहीं कटेगा, ये 9 से कटने वाला नहीं लग रहा है ना। ये देखिए तो 3 2 5, 2 2 4, 3 7 1 8, ये भी 9 से नहीं कटेगा। इसको भी उठा के देख लीजिए, ये भी 9 से नहीं कटेगा, तो 9 तो कहानी खत्म। अच्छा 3 से देखिए, तो 3 से कटेगा, 3 3, ये नहीं कटेगा। इसको देखिए 3 से, तो ये 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं, अगर ये 3 से भी नहीं कट रहा है, 9 से भी नहीं कट रहा है, तो 3 से जब नहीं कट रहा है तो 12 से नहीं कटेगा, 9 से कहानी खत्म। 21 एक बच रहा है आपके पास, 21, तो अगर मैं 7 का देखूं तो 7 से भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो एक ही डाटा बनेगा यहाँ पे 2। इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वह 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। कॉमन फैक्टर के रूप में हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। सार्वगुणनखंड यहाँ पे 2 ही बनेगा, 2 के अलावा यहाँ पे कुछ चीजें नहीं बनेंगी। ठीक है, आइए अगले पैटर्न पे आइए। देखिए एक संख्या आपके पास दी गई है, बोला है नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है? पावर प्लस 1। नंबर ऑफ फैक्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है पावर प्लस 1। तो ये जो संख्या दी गई है यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 की घात 5 इंटू 5 की घात 3 इंटू 7 की घात 2। नंबर ऑफ फैक्टर की बात की गई है। किसकी? नंबर ऑफ फैक्टर की। तो 5 में 1 बढ़ा दीजिए 6, 3 में 1 बढ़ा दीजिए 4, 2 में 1 बढ़ा दीजिए 3, 6 चौका 24, 24 तिहाई 72। तो नंबर ऑफ फैक्टर इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जब भी आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ फैक्टर, तो उसका एक रूल होता है कि जो पावर होता है, पावर में आप 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। पावर में आप 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा नंबर ऑफ फैक्टर आसानी से निकल जाएगा, आपको ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर ऑफ फैक्टर से अगर जब भी आपको कोई चीजें हो तो आप इसे आसानी से, जो भी प्राइम नंबर की जो पावर होती है उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी चीजें आसान बन जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए आइए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे आते हैं। ए और बी इतने के अनुपात में कमाते हैं, इतने के अनुपात में खर्च करते हैं। बेटा इनकम भी इनकी रेशियो में दी गई है, खर्च भी रेशियो में दी गई है, और इतने के अनुपात में बचत करते हैं। अब दिया है इन दोनों की कुल मासिक बचत 50,000 रुपये है। तो बेटा ए और बी की बचत को निकाल लेते हैं। ए कितना बचाता है, बी कितना बचाता है, ये बताइए। इनकी बचत का अनुपात कितना है? इनकी बचत का अनुपात कितना है? 4:1। आपने देखा कि इनकी बचत की रेशियो जो दी गई है वह कितनी दी गई है? 4:1 दी गई है। ठीक है, अब 50,000 में अगर आप 4:1, सम ऑफ रेशियो 5 से भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान 10,000 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10,000। तो 4 यूनिट है तो ए की बचत जो होगी वह 40,000 हो जाएगी, और बी की जो बचत होगी वह 10,000 हो जाएगी। ए जो बचाएगा वह 40,000 बचाएगा, बी जितना बचाएगा 10,000। एक बात और आपको ध्यान से समझना होगा, एक बात और आपको ध्यान से समझना होगा, और वो क्या होता है मेरे लाल, कि अगर आय में से, ध्यान से समझिएगा, अगर आय में से बेटा बचत को घटाते हैं, तो आय में से बचत को घटाते हैं तो किसके बराबर होता है? खर्च के बराबर। किसके बराबर होता है? खर्च के बराबर। तो ए की आय 2 है, ए की आय है 2x, बी की आय है x, 2:1 है। तो आय एक का बचाता कितना है? 40। तो 2x माइनस 40,000 माइनस 10,000। ए ने कितना खर्चा किया? कमाया माइनस बचाया, कमाया माइनस बचाया। इसका खर्च की रेशियो है 5/3। कितनी है? 5/3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 दूनी का 6x माइनस 4 तिहाई 12, 12 पर कितने 0? 3 4 0। ठीक है, 5 से काटिए 5x, ये वैल्यू बनी 5x माइनस 5,000, 50,000।
चलिए 6x 5x का डिफरेंस x ये 50,000 है, ऊपर जाएगा उधर, ये 1,20,000 उधर जाएगा तो ये 70,000 बच जाएगा। x का मान जो बनेगा वो 70,000। आप सिंप्लीफिकेशन कर, उनकी आय में अंतर क्या होगा, तो भाई आय में अंतर 2x, ये 2x है, ये x है, तो आय में अंतर जो होगा x ही होगा, x का मान ही उनका अंतर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक की आय 2x है, एक की आय x है, तो पैटर्न आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए उसकी इनकम जो है, समझिए इस बात को बेटा, इसको ऐसे समझिए, इनकम का जो रेशियो दिया है, आय का जो रेशियो दिया है, इनकी आय जो है, इनकम जो है बेटा, वह 2:1 में है, ठीक है। और इनका जो खर्च है, खर्च का जो रेशियो दिया है वह कितना दिया है, 5:3। और इनकी जो बचत है, बचत दिया है 40,000 और 10,000, ठीक है। आओ एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 3 दूनी का 6, 5 कम है 5, तो 6 और 5 मतलब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाइए। 2×3 6, 5 तिर्यक गुणा और बड़े मान में से छोटे मान को घटाना। 3×2 6, 5 कम है 5, 6 में से 5 गया, कितना आएगा 1 यूनिट। कितना यूनिट बेटा, 1 यूनिट। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4×3 12 और 50, 10 × 5 कितना हो जाएगा 50,000 और 4×3 12, 1,20,000। ये वैल्यू कितनी बनी 1,20,000 और ये कितनी बनी 50,000। बड़े मान में से छोटे मान को घटाना है, तिर्यक गुणा बड़े मान में से छोटे मान को घटाना। तो 1,20,000 में से 50,000 घटेगा, कितना हो जाएगा 70,000। तो यहाँ पे जो 1 यूनिट आया है बेटा, 1 यूनिट का ही मान जो आएगा वह कितना आएगा 70,000। 1 यूनिट का मान कितना आएगा 70,000। 1 यूनिट का मान कितना मिल गया 70,000। और ये जो 1 यूनिट है, उसने पूछा है दोनों के आय का अंतर क्या होगा, तो देखो 2 यूनिट और 1 यूनिट का डिफरेंस कितना आएगा 1 यूनिट। दोनों के आय का अंतर 1 यूनिट ही होगा और 1 यूनिट का मान है, तो ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। या तो आप इस तरीके से हैंडल कर लीजिए, या आपने जो बताया है ये तरीका अप्लाई कर दीजिए, जो दोनों तरीका बेस्ट है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इतने की धनराशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है, पैटर्न यूज किया है, इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि A के भाग और B और C के मिलाकर भाग में अनुपात इतना है। देखिए A के भाग, अब स्टेटमेंट ये बोला कि A की जो वैल्यू है और B और C के जोड़ की जो वैल्यू है वह रेशियो कितनी है 3:7 है। फिर बोला है आपसे कि B का भाग, किसका भाग बोला है B का भाग, आपने यहाँ पे B ले लिया और A और C, A प्लस C का मिला के भाग 2:9 है, ठीक है। तो C का भाग क्या होगा, एक काम करते हैं, पहले हम लोग को रेशियो निकालनी पड़ेगी A:B:C अलग अलग। तो एक काम करिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए यहाँ पे A है, B है, C है, तीनों का जोड़ यहाँ पे जोड़ने पर 7 3 10 हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। और यहाँ पे देखिए इनका जोड़ कितना बन रहा है 10, और यहाँ देखिए 9 2 कितना हो जा रहा है 11। यही दिक्कत है। अगर दोनों जगह सम देखा जाए, क्योंकि यहाँ भी 3 लोग हैं ABC, यहाँ पे जोड़ अगर 10 बन रहा था तो यहाँ पे भी जोड़ 10 बनना चाहिए था, लेकिन बन नहीं रहा है। दोनों सम ऑफ रेशियो आर इक्वल, ऐसे प्रश्न के क्वेश्चन में सम ऑफ रेशियो को ध्यान देते हैं, सम ऑफ रेशियो। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि सम ऑफ रेशियो इक्वल नहीं है। सम ऑफ रेशियो को क्या करवाया जाता है बेटा, इक्वल कराया जाता है, बराबर कराया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, क्या सम ऑफ रेशियो इक्वल है, नहीं है। तो एक काम करिए, ऊपर वाले में 3:7 पे 11 से गुणा, और नीचे वाले में 2:9 में 10 से गुणा, ठीक है। आइए 3 से गुणा करेंगे तो 11×3 33 है ना, 11×7 77। अगर 10 से गुणा तो 10 दूनी का 20, और ये कितना हो जाएगा 90। देखिए आपने 11×7 77, ये पैटर्न। अब ये क्या हुआ, A का मान 33 हो गया, A का मान कितना बन गया 33। चलिए
ए का मान यहां से मिल गया, ए का मान, बी का मान यहां से मिल गया, बी का मान कितना 20। देखिए ये बेटा ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, ए बी, ठीक है। अब देखिए बी प्लस सी का जो मान है 77 है, 77 है किसका, बी प्लस सी का। तो बेटा अगर 77 में से 20 घटा दोगे, सी की अगर वैल्यू लानी चाहते हो तो 77 में से 20 घटा दो, तभी भी 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। या यहां देखिए a प्लस सी बराबर कितना है, a प्लस सी बराबर 90। तो 90 में से अगर a का मान घटा दोगे, a का मान 33 है, घटा दोगे तभी भी 57 हो जाएगा, तभी भी 57 हो जाएगा। तो c का मान कितना बन गया 57। फिर मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बेटा, यहां से रेशियो जो बनी है, यहां देखिए a 33, b प्लस सी 77, b 20 और 90। देखिए तो 90 और 20 110, 33 और 77 कितना 110। तो a बराबर 33, b बराबर 20। क्लियर हुआ। अब यहां से आप b प्लस सी का मान दिया है तो आप निकाल सकते हैं 77 में से b के मान निकाल सकते हैं। या a प्लस सी कितना है 90। तो 90 में से a प्लस सी बराबर 90, तो a का मान 33 घटा दिया तो भी c का मान निकल गया, मतलब ये वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है। अब हमसे जो भी राशि पूछा है, किसकी राशि पूछा है, सी की राशि। तो सी की राशि है 125 40 इंटू, ये वैल्यू 57 है, 57 अपॉन, थोड़ा जोड़िए तो जोड़ने पर 110 ही आएगा। क्लियर है, 110, क्योंकि देखिए 33 और 77 का जोड़ो 110, ये भी 110, तीनों की वैल्यू सेम है। यहां जोड़ दीजिए तब भी देखिए 57 में 3 जोड़ेगा 7 3 90, 110, ये 110 बन गया। चलिए कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए। 0 से 0, 11 11 में 121 होता है, 4 मिल जाएगा यहां से, तो ये 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 114 इंटू 57 ही आपका आंसर होगा। आपके पैटर्न वाइज से चीजें आपकी बन जाएगी, आसानी से बनेगी। अब मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 114 और 57 का, 114 और 57, 14 5 70 होता है, 14 7, चलिए 14 8 7 28 हासिल के रूप में 2, 77 और 2 79, 14 5 70 570, 8 9 4 6, 64 98। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब ऐसे भी आप यहां से चेक करते, देखिए ये क्या था 114 इंटू 57, ये कितना बनता 7 28, यूनिट प्लेस पे कितना आता 8। तो आंसर वही होता है जिसका इकाई अंक 8 होगा। तो इकाई अंक 8 वाला एकमात्र ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका 0 था, इसका 9 था, इसका 2 था। तो ऐसे भी आप बना लेंगे तो चीजें आपकी बन जाएगी। चलिए, किसी क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत भार 43 किलोग्राम है। पता नहीं कितने विद्यार्थी हैं, लेकिन जितने भी विद्यार्थी हैं उनका औसत वेट जो है 43 किलोग्राम है। 4 और विद्यार्थी जिनके भार, मान लीजिए कि आपके क्लास में x विद्यार्थी थे, कितने विद्यार्थी थे, x थे, तो आपने इनका डाटा बना लिया 43x। यदि 4 विद्यार्थी इतने इतने किलोग्राम के हैं, क्लास में सम्मिलित हो जाते हैं, 4 विद्यार्थी और सम्मिलित हो गए, जिनका भार जो है, चारों का भार जो है, एक का भार कितना है 43 है, एक का भार कितना है 36.5 है, एक का भार है 39.5 है ना, और एक का भार 42 किलोग्राम है। क्लास में सम्मिलित हो जाते, अब उनका औसत भार पहले से 500 ग्राम कम हो जाता है। तो पहले जो औसत भार था उससे 500 ग्राम कम हो जाता है, तो नया वाला औसत भार 42.5 किलोग्राम हो जाएगा, 42.5। और विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी x+4। तो टोटल भार कितना हो जाएगा 42.5 इंटू x+4, ये नए विद्यार्थी हो जाएंगे। अगर आप इसको बेसिक अप्रोच से कर रहे हो तो देखो ये तो आपके पास 43x होगा ये, ठीक है। एक काम करो, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, जोड़ने से क्या मिलेगा 5 5 10 मिलेगा, मतलब 0.01 हो जाएगा हासिल के रूप में। चलिए माइनस किया जाएगा, 2 और 9 11, 11 में 6 जोड़ दीजिए। आपके पास जैसे ही 11 में 6 जुड़ गया, 11 6 17, 17 और 3 20, 20 1 21, या जैसे आप जोड़ना चाहते हैं 6 3 9, 9 9 18,
18 2 20 21 हो गया, हासिल के रूप में 2 मिल गया। फिर देखिए 4 3 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 161 आ गया। ये वैल्यू जो बन रही है 161 बन रही है, 161 इज इक्वल टू 42.5x प्लस 42। 40 का 4 गुना 160 होता है, 2.5 का 4 गुना 10 होता है, 160 और 10 170। ये सिंप्लीफिकेशन होगा 10.5x बराबर, ये उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा। कितना बन जाएगा 9, 170 में से इतना गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास मिलेगी x इज इक्वल टू ये बनेगा 9/10.5 मतलब 90/5, 90/5 सिंप्लीफिकेशन करिए तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 18। सिंप्लीफिकेशन चेक कर लीजिए। चलिए क्लियर हो रहा है भाई, एकदम डाटा वाइज चीजें, कोई वो नहीं है। फिर से समझिए, इसका सिंप्लीफिकेशन अपने हिसाब से करिएगा, कोई भी हड़बड़ाहट का काम आपको नहीं है, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके देखिएगा। जैसे आपके पास जो कैलकुलेशन है वह कितना है, कैलकुलेशन एक बार चेक करिएगा आप सभी लोग। जैसे मैं देखूं तो 43 है, पहला स्टेटमेंट है 43, ये पहला स्टेटमेंट है 43। अच्छा भाई, दूसरा स्टेटमेंट कितना है 43 के बाद, 43 के बाद कितना है 36.5, 39.5। देखो 36.5 और 39.5, ठीक है। अगला पॉइंट आपके पास क्या है 42, 1 2 3 4, 42 आइए 42। अब देखिए 5 5 10 हासिल के रूप में 1, ठीक है। 6 3 9 9 18 2 20 1 21 हासिल के रूप में 2। चलिए 4 3 7 3 10, 10 4 14, 14 2 कितना बन गया 16, 161 आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं। अब इन्होंने जो वैल्यूज यूज किया है, जो इस वैल्यूज की बात की है कि भार में 10.500 ग्राम की कमी, तो ये कितना बन गया 42.5 का ही कॉन्सेप्ट आया, पैटर्न तो बदला नहीं। तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए आपने 2.5 का 4 गुना कितना होता है 10 होता है, 160 170 बन जाएगा, 170 पैटर्न पे आएगा 42.5x। अब ये इधर आया वो उधर गया, तो 170 में से 161 जाएगा 9, तो पैटर्न में 90 मतलब 18 ही आएगा। यहाँ पे ये दिक्कत है, ऑप्शन कोई नहीं है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए आइए, हाँ एक चीज और आप कर सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूं, अगर आप पैटर्न को समझें तो इन चारों का जो टोटल वेट है वह कितना है, तो 61 है। अच्छा 61 का अगर हम एवरेज निकालें, इन चारों के एवरेज की बात करें, तो इन चारों का जो एवरेज आ रहा है वह कितना आ रहा है, तो 40 से अगर हम भाग देते हैं तो ये 4 बार जाएगा 40, 40.4 बार गया 40, ऊपर से 1 आया 40.25। पहले जो मेरे पास था वो 43 था, ठीक है। तो भार में औसत में जो कमी आ रही है, अगर आप यहां से इंडिकेट करें तो 2.75। चलिए लेंदी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है पैटर्न को फालतू में टफ करने का। देखिए 24,000 रुपए के धनराशि पर 12% वार्षिक दर से, यहां पे एक छोटी सी गलती हुई है टाइपिंग में, 12% वार्षिक दर से 1/4 वर्ष, यहाँ पे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज प्रति 5 महीने बाद संयोजित होता है, 5 मंथ की बात इन्होंने कही है। अच्छा ये बताइए 12% वार्षिक, हम तो ब्याज की दर, ब्याज की दर की बात हो रही है, तो 12% वार्षिक का मतलब हुआ कि 12 महीने का ब्याज जो है वह कितना है 12% है। 12 महीने का ब्याज 12% है, तो 12% तो है, तो एक महीने का ब्याज कितना होगा 12 से भाग होगा, एक महीने का ब्याज 1% होगा। तो इन्होंने कहा है 5 महीने, तो आपको यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा। जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 5%, तो 5% ब्याज की दर जो होगी 5% प्रत्येक 5 महीने के लिए। अब बताइए 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष, तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पे आपके पास क्या होगा 4 और 1, 5/4 वर्ष, 5/4 वर्ष, तो 5/4 वर्ष में कितने महीने होंगे, तो आप इसको काटेंगे तो 15 माह, 15 माह, और 15 माह को 5 5 15 महीने आपके पास है। जैसे
आप प्रत्येक 5 महीने पे घर जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, 5 महीने बाद, प्रत्येक 5 महीने बाद अपने गांव जाते हैं, तो 15 महीने में आप कितनी बार गांव जाएंगे? तो 15 में अगर हम 5-5 महीने के ड्यूरेशन बनाए तो 5 से भाग देंगे तो 3 ड्यूरेशन बनेगी। जैसे प्रत्येक 6 महीने पे एग्जाम होता है सेमेस्टर वाइज, तो एक साल में कितने एग्जामिनेशन हो जाते हैं? 2। तो 5-5 महीने की अगर आप ड्यूरेशन बनाएंगे 3 साल के, 5-5 महीने की ड्यूरेशन बनाएंगे तो 15 माह में जो ड्यूरेशन बनेगी 3 ड्यूरेशन बनेगी। कितनी ड्यूरेशन? 3 ड्यूरेशन। हो तो गया 24,000 रुपये, है ना। 3 साल का ब्याज निकालने से कितने परसेंट की दर से? 5%। तो ये बताइए मुझे 24,000 का 10% कितना होता है? 2400। 5% कितना हो जाएगा? 1200। यहाँ 1200 ले लीजिए, दूसरे साल भी 1200 हो जाएगा, तीसरे साल भी 1200 हो जाएगा। चलिए 1200 का 5%, अगर इसका 10% निकालेंगे तो 120, 5% 60 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 बार 60 होगा, 2 बार 60 होगा बेटा, इतना तो आप जानते ही होंगे। ट्री मेथड से 24,000 का 5% 1200 पहले साल, दूसरे साल 24,000 का 5% 1200, और इस 1200 का 5% कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से तीसरे साल 24,000 का 5% कितना हुआ? 120, 1200 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 1200 का 5% कितना हो जाएगा? 60। फिर इस 1200 का 5% कितना हो जाएगा मेरे लाल? 60 हो जाएगा। अब इस 60 का 5%, तो इस 60 का जो 5% निकलेगा वह कितना निकलेगा? 60 का 5% जो होगा, 6 जो होगा वो 10% होगा, 5% कितना होगा? 3 होगा। आप इन सबको जोड़ दीजिए, 12 3 36, ये जो वैल्यू मिली कितनी मिली? 3600। 60 का तिगुना 180, 180 और 3 जोड़िए, 3 8 7 3, 3783। देखिए 3783। जैसे हम लोगों ने अगर बात की, तो मैं आपको ट्री मेथड का कॉन्सेप्ट बताता हूं, उस ट्री मेथड के कॉन्सेप्ट से आप यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। या ब्याज की दर अगर 5% है तो कॉन्सेप्ट ये भी आता है 3r स्क्वायर और r क्यूब। तो इस पैटर्न पे भी हम जा सकते हैं। जैसे अगर हम r का क्यूब करें तो 5 का क्यूब कितना होगा? 125। यहां से 2 डेसिमल्स हटा देते हैं। अच्छा भाई, ये इधर आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 × 75, 25 × 75 और 1 76, यहां से 76, 2 डेसिमल लेंगे, और 5 × 15, 5 × 15। इफेक्टिव रेट का एप्लीकेशन अगर यूज करें, इफेक्टिव रेट का एप्लीकेशन यूज करें, तो जो पैटर्न आपके पास मिलेगा वह कितना मिल जाएगा? तो 15.7625 बनेगा। अब लगभग 15% निकाल दीजिए। 24,000 का 15%, अगर आप 24,000 का 15% निकालते हैं, अगर आप डायरेक्ट भी निकालते हैं कि 24,000 का 15% कितना होगा, तो 15/100, डबल जीरो कैंसिल, जीरो, 15 चौका 60, हासिल के रूप में कितना हो जाएगा? 6, 15 दूनी का 30, 2 36। आंसर जो होगा 3600 के आसपास होगा। तो अब 3600 के आसपास वाला एक ही ऑप्शन है, 3783। या 15.625% पूरा निकाल देंगे ना, तो आ जाएगा आपका राइट आंसर 3700 इतना, है ना। हम आपको इफेक्टिव रेट जब क्लासेस हम लोग डिटेल करते हैं, अब ये तो PIQ सॉल्व कर रहे हैं तो उतना आपको चीजें केवल बता रहे हैं कि ऐसे पैटर्न बनते हैं, तो हम डायरेक्ट इफेक्टिव रेट भी लगा के चीजों को बना सकते हैं। ट्री मेथड से मैंने आपको डिटेल दिखाई दिया। ठीक है, बस यही आपको दिखाया हूं कि 24,000 का पहले साल का 5%, 24,000 का दूसरे साल का 5%, इसका 5%, 24,000 का 5%, इसका 5%, इसका 5%, इसका 5%। चलिए, ट्री मेथड का मैं यूज करके चीजों को बनाया हूं, पैटर्न से चीजें आप बना सकते हैं। अब ये तो डायरेक्ट ही यूज किया गया है, इसमें कुछ मेजर में आइए। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 21%। बेटा अगर ब्याज की दर 10% होती है तो 2 साल का इफेक्टिव
इफेक्टिव रेट से 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वह 21% होता है, 21%, क्योंकि इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100 का आप यूज कर सकते हो। 10 दूनी का 20 प्लस 10 का स्क्वायर 100 बटा 100, तो सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये 21% हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा। तो अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट से 21% पड़ता है। अब ये बताइए 2100 रुपया 2100 का है, 21% की वैल्यू 2100 है, तो प्रिंसिपल आपके पास 100% हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके पास, 21 से कटेगा 100, 100 इंटू 100 10,000 रुपए। मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको मैं कैसे समझाने का प्रयास करूंगा। आप समझिए कि वैल्यू ऑफ 21%, अगर 21% का मान 2100 है, 21% का मान 2100 है, तो प्रिंसिपल आपका कितना होगा, प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%, प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%, ये आपको पता है। तो आप अगर लिखना भी चाहते हैं तो आप यहां से लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 21% बराबर, 21% बराबर आपके पास कितना है 2100, तो प्रिंसिपल 100% होता है, 100% बराबर कितना होगा निकाल सकते हैं 10,000। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है उसी राशि पर दोगुने समय के लिए उसी ब्याज दर पर कितना साधारण ब्याज होगा। अब देखिए उसी राशि पर दोगुने समय के लिए, अगर मैं समय की बात करूं तो समय दो दूनी का 4 वर्ष, 4 वर्ष दोगुने समय के लिए उसी ब्याज दर पर, मतलब ब्याज की दर जो है, ब्याज की दर कितनी परसेंट, 10% है, साधारण ब्याज। तो ये बताइए बेटा, अगर ब्याज की दर 10% है तो 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा एसआई होगा 10 चौका 40% हो जाएगा। कितना परसेंट, 40%। तब बेटा आपको प्रिंसिपल निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको सीधे साधारण ब्याज पूछ रहा है तो आपको फिर यहाँ पे प्रिंसिपल की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे कहोगे कि बेटा मेरे भाई 2100 कितने का मान है 21% का, आपको 40% की वैल्यू क्या होगी। इस स्टेप की जरूरतें नहीं है, प्रिंसिपल की जरूरतें नहीं है, केवल आपको 40% का मान निकाल लेना है। तो आपसे यहां से ये जो वैल्यू बनेगी 100 बनेगी, 40 इंटू 100, तो 40 इंटू 100 कितना बन जाएगा 4000। या आपने अगर प्रिंसिपल निकाल लिया है 10,000 तो 10,000 की 40% निकाल दीजिए तो 4000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। चावल के एक मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। यह मिश्रण 21 रुपये प्रति किलोग्राम तथा इतने रुपये प्रति किलोग्राम वाले दो प्रकार के चावलों को मिलाने से बना है। मिश्रण में इन दोनों प्रकार के चावल का क्या अनुपात होगा यदि चावल बेचने पर 25% का लाभ हुआ। देखो 30 रुपये प्रति किलोग्राम जब चावल को बेचा जा रहा है तो 25% का लाभ हुआ है, तो सीपी निकाल लो, 30 इंटू 100 बटा 125, क्योंकि 30 एसपी है तो पहले सीपी निकाल लो। तो सीपी निकालोगे मेरे लाल तो ये वैल्यू जो बनेगी 25 चौका 100, 25 5 125, 5 से इसको काट दो 6, सीपी कितनी बन जाएगी 24 रुपये। अर्थात चावल का जो लागत मूल्य रहा होगा 24 रुपये रहा होगा। पहला जो चावल है, पहली वेराइटी है वह 21 रुपये है, दूसरी वेराइटी जो है वह 25.20 रुपये है, और लागत मूल्य, वास्तविक लागत मूल्य 24 रुपये निकल के आ रहा है। कितने रुपए, 24 रुपये। आइए सिंप्लीफिकेशन करिए, 24 और 21 का डिफरेंस 3, 24 में से 21 गया कितना मिला 3, अब 25 ये बनेगा 1.20। इसको सिंप्लीफिकेशन करिए, 120 बना दीजिए, 300 बना दीजिए, 1 0 से 1 0, 6 दूनी का 12, 6 5 30, 6 दूनी का 12, 6 5 30, इसकी जो रेशियो बन जाएगी 2:5 बन जाएगी, बन जाएगी। सीपी आपके पास है, या डायरेक्ट भी कर सकते थे 25%, 25% कितना होता है 1/4, तो सीपी 4 होगी तो एसपी 5 होगी, सीपी 4 होगी तो एसपी 5 होगी। 5 का मान इन्होंने 30 दे रखा है, 6 गुना तो 4 का मान 24, तो उसका लागत मूल्य यहाँ 24 मिलेगा। और आप पहली चावल के क्रय मूल्य, दूसरी चावल का क्रय मूल्य और उन दोनों की मिलावट का क्रय मूल्य, लागत मूल्य यहाँ रखा जाता है, विक्रय मूल्य नहीं रखा जाता है। ये नहीं कि आप यहाँ पे 30 रख देंगे, गलत हो जाएगा, है ना। एलिगेशन का क्वेश्चन, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। चलिए क्लियर हो गया बेटा। आइए, दो विभिन्न बर्तनों के मिश्रण में पानी और अल्कोहल का अनुपात। चलिए बेटा, पहला बर्तन है आपके पास, पहला बर्तन की रेशियो में जो दी गई है, पहला बर्तन आपके पास जो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, पहला बर्तन, सॉरी बेटा,
पहला एल्कोहल, पानी और एल्कोहल, पहले वाटर रखना है, पहले वाटर रखना है फिर एल्कोहल रखना है। पहले बर्तन में रेशियो है 2:3। आइए दूसरे बर्तन की तरफ चलिए। दूसरे बर्तन में रेशियो है 4:5। ठीक है, दो विभिन्न बर्तनों के मिश्रणों में पानी और एल्कोहल का अनुपात इतना है। इन दो मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे नए मिश्रण में एल्कोहल 58%। अच्छा भाई, एल्कोहल, तो पहले बर्तन में एल्कोहल की मात्रा, पहले बर्तन में एल्कोहल की मात्रा जो मिलेगी वो बेटा मिलेगी 3/5। कितनी मिलेगी? 3/5। तो अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो 3/5 इंटू 100 लिखेंगे। 5 से इसको काट दीजिए, ये कितना बनेगा? 20। पहले बर्तन में जो एल्कोहल हो जाएगा वह कितना परसेंट? 60%। अच्छा, दूसरे बर्तन में एल्कोहल तो आप लिखोगे 5/9 इंटू 100, है ना। तो आप बताइए ये जो सिंप्लीफिकेशन होगा आपका 5 इंटू, है ना, ये बनेगा 11 से ही 1/9%, मतलब ये बनेगा आपका 55 से ही 5/9%। ठीक है, 55 से ही 5/9%। आइए पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, पहले बर्तन में एल्कोहल 60%, दूसरे बर्तन में 55 से ही 5/9%, और दोनों को मिला के जब नई मिश्रण तैयार की गई तो वहां पे एल्कोहल 58%, यहाँ पे वैल्यू कितनी बन गई? 58%। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का पैटर्न समझिए। 60 और 58 का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस आपने देखा 2। अब मैं यहां से देखो इसको 56 मान लेता हूं, तो ये बन जाएगा 2, है ना, 56 मान लिया, और एक में से 5/9 घटेगा, ये 4/9 बन जाएगा। ये वैल्यू बन जाएगी 2 सही 4/9। चलिए इसका सिंप्लीफिकेशन कितना हो जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4, 18 4 22, 22/9 इस टू 2, मतलब रेशियो बनेगी 22:18। काटेंगे 11:9, कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन मिसमैच है यहाँ पे। यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास इंडिकेट होके आ रही है वो ओरिजिनल आंसर होगी 11/9। इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन थोड़ा सा डिटेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन सभी गलत है। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 11:9, यही इस क्वेश्चन का राइट और जेन्युइन आंसर होगा। चलिए, दो स्थान P और Q के बीच की दूरी 56 किलोमीटर है। अभी तो अभी आया ना, लगा। ए तथा बी P से Q की ओर क्रमशः 4 किमी प्रति घंटा और 3 किमी प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। ए तथा बी P से Q की ओर, ठीक है ना। चलिए, ए क्यू पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़ता है और बी को स्थान पर मिलता है। पी और क्यू के बीच की दूरी, एकदम सिंपल सा डाटा है, समझिए कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। देखिए, दो स्थान पी और क्यू, दो स्थान है पी और क्यू, ठीक है, इनकी बीच की कोई ना कोई दूरी रही होगी। मान लीजिए इनकी जो बीच की दूरी है पी और क्यू की वो डी किलोमीटर है। इनकी बीच की दूरी कितनी किलोमीटर है? टोटल डी किलोमीटर। चलिए, ए और बी यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। ए तथा बी पी से क्यू की ओर क्रमशः 4 किमी, ये 4 की स्पीड से चलता है और ये 3 की स्पीड से चलता है, ठीक है। अब ये सिंपल सी बात है, एक ही समय ये चलना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? ए पहले पहुंच जाएगा, प्रश्न में यही बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा। चलना प्रारंभ करते हैं, ए क्यू पर पहुंचकर, जैसे ए क्या हुआ 4 की स्पीड से चला और क्यू पे पहुंच गया और क्या हुआ? वापिस चल दिया। क्या चल दिया? वापिस चल दिया। और जैसे ही वापिस चला, अभी मेरे भाई बी बंधु जो हैं अभी इधर से जा रहे हैं। जैसे मान लो इलाहाबाद और बनारस, है ना, आप दो मित्र इलाहाबाद से बनारस के लिए चले, ठीक है। तो जो बंदा तेज चल रहा है वो बनारस पहुंच गया और बनारस पहुंच के फिर वापस आ रहा है, लेकिन आप अभी इधर से जा ही रहे हैं। तो दोनों लोगों की मुलाकात जो है वह कहां हो गई? तो मेरे भाई मोहन सराय हो गई या राजा तालाब हो गई, ठीक है। तो आप क्या किए? आपका जो मित्र था वह प्रयागराज से बनारस पहुंच गया और बनारस से फिर राजा तालाब आ गया और अभी आप बनारस से केवल राजा तालाब ही पहुंचे हैं।
तो वो जितना किलोमीटर ज्यादा चलेगा उतने ही किलोमीटर आप कम चलेंगे। तो मान लिया जाए कि जो वापसी हुई है, मतलब ये वाली जो दूरी है वो x किलोमीटर है। अगर एक बंदा x किलोमीटर ज्यादा चलेगा तो दूसरा बंदा x किलोमीटर कम चलेगा। x किलोमीटर ज्यादा कौन चलेगा? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो d प्लस एक्स किलोमीटर 4 की स्पीड वाला चलेगा और d माइनस एक्स किलोमीटर 3 की स्पीड वाला चलेगा। जिसकी स्पीड कम होगी वो दूरी कम चलेगा और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो दूरी ज्यादा चलेगा। लेकिन समय दोनों सेम लेंगे, समय सेम लगेगा उतने ही समय में। जैसे आप 12 बजे चले हो तो 1 बजे या 2 बजे, है ना, एक बंदा बनारस पहुंच के वापस राजा तालाब आ गया और आप 2 बजे 2 घंटे में केवल अभी राजा तालाब ही पहुंचे हो। तो समय बराबर अगर है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटा चाल। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, इसी को सिंप्लीफाई करो तो बेटा ये बनेगा 3d इज इक्वल टू 3x, 3d प्लस 3x इज इक्वल टू 4d माइनस 4x। यही पैटर्न है बेटा। चलिए यही स्टेटमेंट है आपके पास। ए और बी क्रमशः 4 की स्पीड से 3 की स्पीड से। ये डी प्लस एक्स, या आप इसको ऐसे भी चल दिखा सकते हैं, इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, डी प्लस एक्स इंटू 4 दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ भी कुछ मिसिंग लग रहा है क्या यार? 1 मिनट भाई।